Good afternoon to all of you, and welcome to the world of astrology. And I hope you must be enjoying astrology, and particularly my lectures. So हमारा आज का टॉपिक है लव ज्योमेट्री अमंग ए कपल ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट अमंग द प्लैनेट्स। जो हमने पीछे किया एस्पेक्ट, आपने लेक्चर देखा होगा, वो 7 एस्पेक्ट्स, उनके बेसिस के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने इसे आप सब के लिए बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग बना दिया है। और वो सिंपल से टेक्निक अप्लाई किए हैं, वो बाकी रेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में, प्रेडिक्शंस में इसको किस तरीके से यूज करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सो लव ज्योमेट्री बिटवीन अ कपल विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड सेवंथ लॉर्ड के अपनी अपनी कुंडली में पोजीशन आप चेक कर लीजिए कि वो कहाँ पे पोजीशन फॉल करती है, तो उस ज्योमेट्री को कौन सा नाम देना है वो आज आप नाम दे पाएंगे। अपनी अपनी हॉरोस्कोप में फर्स्ट लॉर्ड एंड द सेवंथ लॉर्ड जहां वो प्लेस्ड हैं, लगन कोई भी हो, उनकी सिर्फ पोजीशन आप नोट कर लीजिए और उसी के बेस के ऊपर ज्योमेट्री जो है वो हमारा आज का है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि इस आज के लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ लव ज्योमेट्री की बात करनी है, सिर्फ लव ज्योमेट्री की। नो डिस्टर्ब लाइफ, नो हैप्पी मैरिड लाइफ, तो उन सब के बारे में नेक्स्ट कभी फिर और वीडियोस में, लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि मैं आने वाले कल के अंदर ये मैरिज के ऊपर बहुत सारी लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। क्लियर? अब ये लव ज्योमेट्री जो है, सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा होता है कि ये टॉपिक क्यों चूज किया। मैंने ये टॉपिक लव ज्योमेट्री का इसलिए चूज किया है क्योंकि आजकल हर किसी कपल को, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो लिविंग पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमेशा शिकायत रहती है कि मैं अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को 100% दे रहा हूं या दे रही हूं, लेकिन उसके बदले में, रिटर्न में मुझे या तो कुछ नहीं मिल रहा, या अगर मिल रहा है तो 25%, 50%, 75%। तो इन सब की वजह से दिन ब दिन जो है वो कपल्स में, रिलेशंस में डिफरेंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है हर नेटिव की एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस। अब अगर हमें जिंदगी में ये मालूम हो जाए कि मुझे इतने % से ज्यादा लव, अफेक्शन, केयर, अटेंशन नहीं मिलनी अपने पार्टनर से, तो मैं समझता हूं कि जिंदगी काफी आसान हो सकती है और एक कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। तो इस लेक्चर में मैंने इन प्रॉब्लम का हल बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप इसे बड़े ही प्यार से, लव का है, प्यार का है, तो ऑफकोर्स प्यार से सुनेंगे और इन टेक्निक्स को अपनी और अपनों की लाइफ में अप्लाई करेंगे। और प्लीज, जिन्होंने मेरी पिछली लेक्चर जो है 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स वो नहीं देखी, वो थॉरोली देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर ये आज का लेक्चर है। और फिर भी जिन्होंने नहीं देखी और अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, तो उनके लिए लेट्स हैव ए क्विक लुक अबाउट द 7 एस्पेक्ट्स। ये हमारे 7 एस्पेक्ट्स हैं हर प्लेनेट के। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो ईच एंड एवरी प्लेनेट हैज 25% एक्सेप्ट द सैटर्न, क्योंकि सैटर्न का वो 100% होगा। फोर्थ एस्पेक्ट है 75% ऑफ ईच एंड एवरी प्लेनेट एक्सेप्ट मार्स, क्योंकि मार्स का वो 100% होगा। फिफ्थ एस्पेक्ट इज 50%
ऑफ एवरी प्लैनेट एक्सेप्ट जुपिटर, राहु एंड केतु, क्योंकि उनका 100% होगा फिफ्थ एस्पेक्ट। सेवंथ एस्पेक्ट तो 100% सबका है ही है। और एट्थ एस्पेक्ट जो है वो हर प्लेनेट का 75% होगा, एक्सेप्ट द मार्स, क्योंकि मार्स का वो 100% होगा। सेम दिस इज ए नाइन्थ एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्लेनेट इज 50% एक्सेप्ट जुपिटर, राहु एंड केतु। एंड देन 10th इज 25% ऑफ एवरी प्लेनेट एक्सेप्ट सैटर्न, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जो है वो 100% होगा। अब ये हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 एस्पेक्ट हैं हर प्लेनेट के, ये उनकी परसेंटेज दी गई है। क्लियर? अब जब लव ज्योमेट्री की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा लव और प्यार के बारे में भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि लव और प्यार अलग अलग लोगों के लिए क्या है, क्या नहीं है, उनकी डेफिनेशन कैसी है। आपने देखा होगा एक्चुअल में जो लव और प्यार करना तो सब जानते हैं, लेकिन हकीकत में प्यार क्या है शायद कम लोग ही जानते हैं। तो कैसे? किसी को अपना कहना, किसी को अपना कहना प्यार नहीं, किसी के अपने बन जाना प्यार है। किसी को खास मान लेना प्यार नहीं, किसी को खास मान लेना प्यार नहीं, किसी को खास महसूस कराना प्यार है। किसी को दर्द ना देना प्यार नहीं, किसी को दर्द ना देना प्यार नहीं, किसी के दर्द को समझना प्यार है। किसी की उम्मीद बन जाना प्यार नहीं, किसी की उम्मीद बन जाना प्यार नहीं, किसी से उम्मीद ना करना प्यार है। क्योंकि आज लव ज्योमेट्री के अंदर हमें ये सब चीजें सीखनी है कि मुझे कितनी उम्मीद करनी है, परसेंटेज के हिसाब से करनी है। तो उम्मीद ना करना प्यार है। छोड़ो, मैं भी कहां प्यार को अल्फाजों में बयान करने बैठ गया। प्यार तो वो है जो कभी भी चंद शब्दों में, अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यार तो एक सिर्फ मीठा सा एहसास है जिसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। वैसे तो प्यार हर रिश्ते में मिलता है, चाहे वो रिश्ता बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, बाकी सब रिश्तेदारों का हो। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे लव अमंग द कपल। और आपने सुना होगा कि मेल आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वीनस। तो आज हम मेल एंड फीमेल, आदम एंड ईव के बीच में लव ज्योमेट्री की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एस्पेक्ट। क्लियर? अब हर कपल की लव ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन जो है, वो कुंडली में जो पोजीशन है उसके हिसाब से लव ज्योमेट्री क्या फॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से वो लव ज्योमेट्री होगी। तो जैसी ज्योमेट्री होगी वैसी उनकी लव की डेफिनेशन होगी। अब जिन लोगों की ज्योमेट्री लव की अच्छी होगी तो उनके लाइफ में प्यार की, लव की जो डेफिनेशन होगी वो डिफरेंट होगी। और उनके लिए प्यार क्या होगा? लव मीन्स लाइफ्स ओनली वैल्यूएबल इमोशंस। ये डेफिनेशन हो सकती है जिनकी लव ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। या ये होगी लॉन्ग लास्टिंग ओरिजिनल वैल्यूएबल इमोशंस। ये उनकी लव की डेफिनेशन हो सकती है। अब जिन लोगों की ज्योमेट्री लव की बैड ज्योमेट्री होगी, गुड एंड बैड ज्योमेट्री अभी आपको पता लग जाएगा
क्या गुड एंड बैड है। तो जिनकी बैड होगी उनके लिए डेफिनेशन की पॉसिबिलिटी है कि वो उनके लिए लव स्टैंड फॉर लूजिंग आउट वैल्यूएबल इमोशंस, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और या लॉस ऑफ वैल्यू एवरी डे, ये डेफिनेशन हो सकती है। अब आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी योग हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, वो मैक्सिमम सारे के सारे जो है वो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं कि जितनी हमारे पॉसिबिलिटीज हैं तो उतने ही प्रोबेबिलिटीज हैं, उतने ही हमारे योग बनेंगे। तो ज्योमेट्री की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास 12 हाउसेज हैं, क्लियर। तो दैट मीन्स हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो 12 टाइप की ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी होगी। तो जब हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये ज्योमेट्री फर्स्ट एंड सेवंथ लॉर्ड के बीच की पोजीशन की बात कर रहे हैं। वो लगन कोई भी हो, वो एरीज हो, टॉरस हो, कोई भी 12 में से कोई लगन हो, 12 लगन हो सकते हैं और वो पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट 12 हाउसेज में हो सकती है। तो दैट मीन्स टोटल मैक्सिमम हमारे पास 12 तरह की ज्योमेट्रीज होंगी। और आप जैसे ही हॉरोस्कोप देखो, आपको उन दोनों को प्लेसमेंट देखते हुए इंस्टेंट पता लग जाना चाहिए कि इनकी ज्योमेट्री क्या है, क्लियर। तो ये ज्योमेट्री, लेट्स हैव ए क्विक लुक अबाउट द ज्योमेट्री कि 12 ज्योमेट्री हमारी कौन कौन सी है ज्योमेट्री। तो हमें ज्योमेट्री क्या देखनी है, फर्स्ट लॉर्ड एंड द सेवंथ लॉर्ड में देखनी है। तो मैंने मैक्सिमम एग्जांपल एरीज की ली है, आप इसको किसी भी लगन में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉरस लगन होगा तो वो टॉरस में वीनस फर्स्ट हाउस बन जाएगा और जो सेवंथ है वो मार्स बन जाएगा। अगर जेमिनी है तो वो मरकरी एंड जुपिटर, अगर कैंसर है तो वो मून एंड शनि, इस तरीके से। लेकिन जो पोजीशन है, आपको पोजीशन के ऊपर गौर करना है। अगर जब भी आप देखें कि दोनों अपोजिट बैठे हुए हैं तो इसे 7-7 की ज्योमेट्री कहते हैं। ये नाम सारे आप नोट कर लीजिए कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, कि जो सेवंथ का लॉर्ड है लगन से 8th में प्लेस्ड हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, 8th एंड 6th ज्योमेट्री। मींस कि 8वीं दृष्टि से फर्स्ट हाउस और 6th दृष्टि से पोजीशन पे from the 7th house. So this is known as a 8th and 6th geometry. If it is 9, then it will be known as a 9th and 5th geometry. अब अगर 10th में है 7th का लॉर्ड तो it will be known as a 10th and 4th geometry. अगर 11th में है तो it will be known as a 11th and the 3rd geometry. अगर अपने से 12th में है, फर्स्ट हाउस से 12th पोजीशन पे है तो इट विल बी नोन एज ए 12 and 2 ज्योमेट्री। अगर ये दोनों 1-1 में है तो इट इज नोन एज ए 1-1 ज्योमेट्री, क्योंकि दोनों कंजक्ट हो गए, 1-1 पोजीशन पे आ गए। और अगर सेकंड में है तो इट विल बी नोन एज ए 2 and 12 ज्योमेट्री। अगर थर्ड में है तो इट विल बी नोन एज ए 3rd and 11 ज्योमेट्री। अगर 4 में है तो इट विल बी नोन एज ए 4 and 10 ज्योमेट्री। अगर 5th में है तो 5th and the 9th ज्योमेट्री। एंड अगर 6th में है तो इट विल बी नोन एज ए 6th and 8th ज्योमेट्री। तो अब एक एक करके हम ऑन द बेसिस ऑफ द एस्पेक्ट हम ये ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। So every planet has a 7 aspect and the 7th aspect is known as a 100%. तो in this case यहाँ पे हस्बैंड और यू कैन से नेटिव, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी है, फर्स्ट हाउस से 7th हाउस के ऊपर यानी कि अपने पार्टनर पर 100% एस्पेक्ट डाल रहा है और दूसरी तरफ पार्टनर से 100% एस्पेक्ट जा रहा है। एंड दिस इज नोन एज ए बेस्ट एवर ज्योमेट्री एवर इन एस्ट्रोलॉजी।
क्यों क्यों बेस्ट मानी जाती है? इस ज्योमेट्री को नॉन वर्बल रेपो ज्योमेट्री कहते हैं, कि आपको बिना कुछ कहे हुए सामने वाला जज कर लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बोलता, आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, और इस वक्त हमारी आपके साथ 7-7 की ज्योमेट्री है। क्लियर? ओह, मैंने अभी सिर्फ इतना सा एक्शन किया है, आपने क्या जज किया? एनीबॉडी? आपके पेन हो रही है? हाँ जी, मैंने कुछ कहा नहीं ना जी, लेकिन आपने नॉन वर्बल रेपो मेरे और आपके बीच में फॉर्म हो गई, और आपने विद इन सेकेंड ये जज कर लिया। सो इसलिए जब भी आपको किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर फर्स्ट एंड सेवंथ के बीच में अपोजिट पोजीशन आपको मिलेगी, वो बेस्ट नॉन वर्बल रेपो कही जाती है और बेस्ट ज्योमेट्री कही जाती है। और आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही दिल में कहते हैं, उनकी एक नजर, ये सामने से 100%, और ये कहती है उनकी एक नजर, उनकी एक नजर बिना कुछ कहे दिल की दास्तां बयां कर गई। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि बिना कुछ कहे दिल की दास्तां बयान कर दे? Am I right or wrong? This can be in any of the house. This can be in second and the eighth house. यहाँ भी same position, 100%, 7-7, and this can be in fourth and 10th. Again, 100%. This all will be known as a 7-7 geometry among the couple, and this can be in any of the lagna. Now, in this case, it is in third lagna. That means the husband is represented by the Mercury and the partner is represented by the Jupiter, और दोनों की 7-7 geometry, 100% geometry। तो अब इस केस के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि इन 7-7 ज्योमेट्री के बीच में हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर एक दूसरे से क्या कहते हैं, मन ही मन में क्या कहते हैं। हमारी इस 7-7 ज्योमेट्री में, हमारी इस 7-7 ज्योमेट्री में शब्दों की अहमियत नहीं होती। हमारी इस 7-7 ज्योमेट्री में शब्दों की अहमियत नहीं होती। जब आंखों से बयान कर दें दिल की दास्तां, जब आंखों से बयान कर दें दिल की दास्तां, तो मोहब्बत अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। इसलिए इसे बेस्ट ज्योमेट्री कहा जाता है। अब दूसरे केस में आप ये भी कह सकते हैं, इस केस में, कि जब एक दूसरे को 100% आप देख रहे हो, 25% आपके एक दूसरे के ऊपर आप सर्विलेंस भी कर रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि किस लगन के हैं आप, क्योंकि कुछ लगन ऐसे हैं जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको सर्विलेंस नहीं चाहिए। उनके लिए ये ज्योमेट्री जो है वो कर्स भी बन सकती है। जरूरी नहीं है कि हाँ भी सबके लिए बेस्ट है, वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर लगन है, लियो लगन है और एक्वेरियस लगन है। ये जो सब लगन है, ये लगन कभी भी इनको 24/7 सर्विलेंस नहीं चाहिए, ये इनको इंडिपेंडेंट चाहिए लाइफ। तो उस केस में उनके लिए शायद हो सकता है कि वो सही ना हो। एक्वेरियस में फिर भी चलो शनि है, मैच्योर है। बाकी लियो एंड कैंसर तो आपको पता ही है, राजे हैं, रानी हैं, तो उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो। क्लियर? तो नेक्स्ट है जी हमारी अब 8th and 6th ज्योमेट्री, यानी कि जब आपका 7th लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड से 8th पोजीशन पे होगा,
तो ये ज्योमेट्री 8th एंड 6th की मानी जाएगी। अब इस केस में तो बाई चांस हमने एरीज लगन लिया है और मंगल का जो एस्पेक्ट है वो 100% एस्पेक्ट है अपने पार्टनर के ऊपर। तो 100% एस्पेक्ट का मतलब क्या है आपको ये समझना है और इसे अप्लाई करना है, उसे डिकोड करना है कि हस्बैंड जो जहां भी रहे वो अपने पार्टनर को 100% लव, केयर, अफेक्शन, अटेंशन ये सब दे रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस घर में वो अपने घर में बैठा हुआ है पर इवन देन अपने को भी लुक आफ्टर कर रहा है और पार्टनर को भी 100% लुक आफ्टर कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि 6th एस्पेक्ट जो है दैट इज ए 0%। दैट मीन्स इन रिवर्स, इन रिटर्न उस नेटिव को क्या मिल रहा है? 0% लव, केयर, अटेंशन। अब आप एक भी कहेंगे कि हाँ भी 0% वो बेचारी इसलिए दे पा रही है क्योंकि वो सेकंड हाउस जो 7 से है 8th वो कुटुंब का हाउस है, तो उसके ऊपर अपने कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दे पा रही। बिल्कुल सही बात है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उस वजह से वो नहीं दे पा रही। तो दैट मीन्स इस केस के अंदर पार्टनर ने कभी भी जिंदगी के अंदर अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली का पार्ट ही नहीं समझा। जब वो समझेगी तभी कुछ लुक आफ्टर करेगी ना। वो तो आज भी अपने ही कुटुंब का है, वो सेम हिस्सा है और वहां से वो अलग हो नहीं पाई। तो ये आप कभी भी किसी भी लगन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी 2nd एंड 9th में भी हो सकती है। अब यहां भी आप देखिए 8th एस्पेक्ट है 100%, तो 6th एस्पेक्ट सेम वो रहेगा 0%। अब सारी जिंदगी इंसान जो है, मेल हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, अगर फर्स्ट आप जिसका भी देख रहे हैं तो ये मंगल है, एरीज है, ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो वो 100% दे रहा है या दे रही है और मिल रहा है 0, तो अल्टीमेटली आप सबको इनको इस केस के अंदर नेटिव को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने दिल को समझाना पड़ेगा और खुद ही खुद वो दिल से दिल में क्या कहता है, बेचारा बड़ा दुख दर्द में कहता है, बस एक बार आकर देख तो ले, बस एक बार आकर देख तो ले, दिल पे लिखा है नाम तेरा, दिल पे लिखा है नाम तेरा, हर पल खुद से ज्यादा निहारता हूं तुझको। हर पल खुद से ज्यादा, क्योंकि 100% दे रहा है ना यहाँ पे। हर पल खुद से ज्यादा निहारता हूं तुझको, क्या यही गुनाह है मेरा? अब इस केस में जनाब को सिर्फ यही सोच सोच के और यही कह कह के अपनी लाइफ में इस लव के सिलसिले के अंदर इन्हीं चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब चाहे वो 4th एंड 11th में हो। अब यहां पे आप एक चीज देखिए कि यहां पे 4th हाउस से 8th एस्पेक्ट 100% जा रहा है और 7th का जो लॉर्ड है वीनस वो 11th में है। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जब भी 7th का लॉर्ड 11th में आ गया तो दैट मीन्स कि इस नेटिव के इनकम के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ ईयर, सोर्स ऑफ इनकम। और जो भी प्लेनेट वहां पे किसी भी हाउस में बैठता है तो वो प्लेनेट जो है वो उस हाउस को एक्टिवेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मीन्स इंसान की जब शादी हुई, पार्टनर आया, तो इस इंसान के रिसोर्सेज जो है वो खुल जाएंगे क्योंकि वो 11th हाउस एक्टिवेट हो गया। नंबर 1। नंबर 2, 11th हाउस जो है वो सोसाइटी का, फ्रेंड सर्कल का जो बिग सर्कल है आपके, ये उनका जाना जाता है। अब वाइफ जो है, पार्टनर, यानी कि वो 11th हाउस में सोसाइटी के हाउस में है, सोसाइटी उसे देख रही है और इस इंसान को भी, नेटिव को भी देख रही है कि ये जो नेटिव है
100% अपनी वाइफ की केयर कर रहा है। अब जब सिक्स्थ एस्पेक्ट है, अब वो जब वाइफ देख ही नहीं सकती, ज्योमेट्री ऐसी है, एंगल ऐसा है, तो वो बातचीत आपस में क्या होगी? बातचीत तो होगी नहीं। अब वो तो डिपेंड, जो दुनिया उसे कहेगी उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा ना उसे, कि दुनिया कह रही है, देख रही है, क्योंकि 11th हाउस है, दुनिया का हाउस है, दुनिया देख ही रही है और दुनिया उसे कह रही है। और फिर उसके बाद वो क्या कहती है, सुनिएगा, मन ही मन में कहती है, तुम्हारी सीधी नजर, अब शिकवा कर रही है एक तरफ, तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात ना की। भाई 100% जा रही है, तो फिर भी वो कह रही है कि हाँ भी कोई बात नहीं की। क्यों नहीं? क्योंकि जब वो देख ही नहीं रही तो उसे कैसे पता कि वो बात कर रहा है मेरे से? तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात ना की, पर देखने वाले यानी 11th हाउस वाले, सोसाइटी, क्लब, फ्रेंड सर्कल, पर देखने वाले कहते हैं कि आपकी आंखों में हर पल हमारे ख्याल रहते हैं। अब उसी पे यकीन करना पड़ेगा ना, आपस में तो कम्युनिकेशन है नहीं, वन साइडेड है। तो ये किसी भी केस में आपको 8 और 6 के अंदर इसी तरीके से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ये देखिए अगेन जेमिनी लगन के अंदर अब हस्बैंड जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे क्या चेंज हो गया, मंगल का 100% एस्पेक्ट था, 8th एस्पेक्ट, लेकिन बाकी सब प्लेनेट का जो एस्पेक्ट है वो 75% है। तो इस केस में मरकरी अपने पार्टनर को 75% दे रहा है और बदले में क्या मिल रहा है? 0%। क्लियर? सो दिस इज अगेन नॉट ए गुड ज्योमेट्री फ्रॉम द हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू। वाइफ 9th हाउस में है, अब 9th हाउस में होने की वजह से उसका लक भी राइज करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इन केस ऑफ ए कैंसर लगन विच इज ए वेरी सॉफ्ट, गिविंग, केयरिंग, उसे मिले ना मिले तो उसे तो देना ही देना है। अब इस केस के अंदर क्या दे रहा है? 75%। 75% कोई कम नहीं होता, और उसे मिल क्या रहा है? 0%। तो इमोशनल है लेकिन मिल रहा है 0% फ्रॉम द सैटर्न। क्लियर? तो अगेन दिस इज नॉट ए गुड ज्योमेट्री फॉर द हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसे 0% मिल रहा है। अब इस केस में वो बेचारा क्या क्या के अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, हमने तो लुटा दी, हमने तो लुटा दी अपनी जिंदगी उसकी एक नजर की खातिर। 0% है, एक बार देख तो ले, वो 0% है, नजर तो है नहीं। लेकिन हम तो, एक तो कैंसर लगन जिनका काम ही लुटाना है, पता ही पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक सब कुछ लुटाना ही लुटाना होता है, और ऊपर से यहाँ पे 75%। तो हमने तो लुटा दी अपनी जिंदगी उसकी एक नजर की खातिर। उस काफिर ने उस काफिर ने पलटकर दिल का हाल ना पूछा हमारी खुशी की खातिर। अब ये कहकर इस नेटिव को तसल्ली देनी पड़ेगी सारी जिंदगी। और एक बात खास ध्यान रखिएगा कि ये जो लव ज्योमेट्री है, जो भी आपकी कुंडली में टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर आपकी फॉर्म हो गई, आप इस लव ज्योमेट्री को किसी भी रेमेडियल मैयर से, पूजा से, जेमस्टोन से और तंत्र मंत्र से इस ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर सकते लाइफ लॉन्ग। प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। ये तो अब आपको अगर मैरिड लाइफ चलानी है तो आपको कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, और उसी को ही मैं ये उसी तरीके से ये सब चीजें थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने दिल को किस तरीके से आपको तसल्ली देनी है।
क्योंकि आप इस ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ना ही कोई करने की कोशिश करना, क्योंकि आप जहां प्लेसमेंट है वो वहीं रहेगी, वहीं रहेगी। अब नेक्स्ट ज्योमेट्री है विच इज नोन एज ए नाइन्थ एंड फिफ्थ ज्योमेट्री, क्योंकि जो सेवंथ का लॉर्ड है वो नाइन्थ में प्लेस्ड है और दोनों का आपस में 50-50 एस्पेक्ट है इन द केस ऑफ द मास। नो डाउट दिस ज्योमेट्री इज ए गुड ज्योमेट्री फॉर बोथ, क्योंकि 50-50 ठीक है, कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं है। 50% मैं दे रहा हूँ, 50% मुझे मिल रहा है, तो इसलिए आई थिंक दोनों को कोई भी शिकवा नहीं होना चाहिए कि जितना दे रहे हैं उतना तो मिल ही रहा है आपस में। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी सेवंथ का लॉर्ड नाइन्थ में जाएगा तो दैट मीन्स द लक ऑफ द नेटिव विल राइज आफ्टर द मैरिज। तो एक ये एडिशनल बेनिफिट है 50% लव केयर देने के बाद, तो इसे हम अच्छी ज्योमेट्री कहेंगे। अब ये किसी भी हाउस में हो सकती है, दिस कैन बी इन ए सेकेंड हाउस एंड दिस कैन बी इन एनी अदर हाउस, फोर्थ हाउस। और यहां से भी आप देखिए कि 59th 50 और ये 50-50 ठीक। पर इस केस में ये है कि जो सेवंथ लॉर्ड है वो 12th में प्लेस्ड है, दैट मीन्स हाउस ऑफ लॉस है। पर लव ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो 50-50 एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। तो इस केस में कपल क्या कहता है? इस केस में जानते हैं हम हमारा प्यार आधा आधा है, 50-50% है ना, तो आधा आधा है। जानते हैं हम हमारा प्यार आधा आधा है, हमने इस आधे प्यार को ही आदत बना लिया। पता है कि आधे से ज्यादा तो मिलना नहीं है, हमने इस आधे प्यार को ही आदत बना लिया। सुना है सच्चा प्यार अक्सर आधा अधूरा रह जाता है, सुना है सच्चा प्यार अक्सर आधा अधूरा रह जाता है, इसलिए इस आधे प्यार को ही अपनी इबादत बना लिया। तो मैं समझता हूं कि अगर ये बात समझ आ जाए इस केस में 50-50 वालों को, तो अगर वो आधे आधे प्यार को ही अपनी इबादत बना लें तो लाइफ विल बी वेरी गुड। अब इन केस ऑफ ए जुपिटर, दैट मीन्स इन केस ऑफ ए सेजिटेरियस और इन पाइसेस लगना, तो यहां पे केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का जो नाइन्थ एस्पेक्ट है दैट इज ए 100% और फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो मरकरी का दैट इज 50%। दैट मीन्स पार्टनर को जो है वो 100% वो दे रहा है, लेकिन उसे मिल कितना रहा है? 50%। लव केयर अटेंशन अफेक्शन वो 50% मिल रहा है। नो डाउट लक इस केस में भी राइज करेगा। अब इस केस में जेमिनी नेटिव के अंदर यहाँ पे रिवर्स केस हो गया, जो हस्बैंड है वो वाइफ को 50% दे रहा है और वाइफ बीइंग ए जुपिटर वो अपने हस्बैंड को 100% अटेंशन लव एंड केयर दे रही है। तो फ्रॉम हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू उसके तो 100% मिल रहा है, दिस इज ओके। पर मैडम को शिकायत रहेगी पार्टनर को आपके कि हमें 50% मिल रहा है। अब दिस इज नोन एज ए 10th एंड 4th ज्योमेट्री, यानी कि 10th एस्पेक्ट जो होता है वो हर किसी प्लेनेट का एक्सेप्ट सैटर्न का 100% होता है और 25% होता है और सैटर्न का 100% होता है। तो इस केस में मंगल जी महाराज अपने पार्टनर को सिर्फ 25% दे रहे हैं और उनको मिल रहा है 4th एस्पेक्ट 75% फ्रॉम द पार्टनर। क्लियर? तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि वो 25% दे रहा है, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि वो मंगल अपने घर में बैठकर वो सेल्फिश इंसान बन जाता है कि मैं अपने को ज्यादा ध्यान देना है, पार्टनर का क्या है वो तो परमानेंट है ही है, उसने कहाँ जाना है, तो वो 25% कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक है? और उधर से वाइफ
कितनी दे रही है? 75%। अब देखिए 75 तो दे रही है हस्बैंड को, और 7 से 4th में प्लेस्ड है, तो दैट मीन्स वाइफ का फैमिली का हाउस बनता है 10th हाउस। तो 100% जहां प्लेस्ड है वहां पे इंसान देता है, प्लैनेट देता है, तो उसके बावजूद भी वो अपने हस्बैंड को 100% लव एंड अफेक्शन दे रही है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े आराम से निभा रही है। तो अब ये 3rd एंड 12th में भी हो सकता है, अगेन 25% एंड द 75%, कि जो हस्बैंड है इस केस में 25% दे रहा है, जो वाइफ है 4th एस्पेक्ट से 75% दे रही है। तो ये ज्योमेट्री को दोनों के लिए ठीक नहीं मानेंगे। अब जिसे कम मिल रहा है तो डेफिनेटली उसे तो शिकायत होगी ना, लेकिन आज हमारा ये लेक्चर इसीलिए कि अब शिकायत छोड़ी, क्योंकि जब हम इसे चेंज नहीं कर सकते तो इसे एक्सेप्ट करना सीखिए कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस जब खत्म हो जाएंगी तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो इस केस के अंदर नेटिव की पार्टनर जब 75% देख रही है तो वो क्या कहती है उसे? 70% ना सही, 75% ना सही, इसे 25% अधूरा ही रहने दो। 75% ना सही, इसे 25% अधूरा ही रहने दो। ये इश्क है, कोई मकसद नहीं, इसे अधूरा ही रहने दो। अब ये सोच के तसल्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी में अक्सर मकसद पूरे किए जाते हैं। सच्चा प्यार तो जैसे मैंने बताया कि अक्सर अधूरा ही रह जाता है, तो इससे ज्यादा और कोई रेमेडी नहीं होगी। अब इस केस में क्या है कि इन द केस ऑफ ए लिब्रा, अगर पार्टनर मंगल जो है वो लगन में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे उसका जो एस्पेक्ट आएगा वो 100%, इसका वीनस का जो आएगा 10th 25%, और जो मार्स का एस्पेक्ट आएगा वो 100% हो जाएगा। तो इस केस में नेटिव को पार्टनर की तरफ से 100% लव अफेक्शन मिल रहा है, और वहां से वो 25% उसे दे रहा है। ठीक है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि एक दो चीजें इसमें हैं देखने वाली, कि एक तरफ तो पार्टनर ये कहेगा कि हाँ भी वो तो मेरे सिर पे आकर, लगन आपका हेड है ना, तो वो 24/7 मेरे सिर पे आके बैठ गई, शी इज डांसिंग ऑन माई हेड, तो वो सफोकेशन है। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो एक इंसान पार्टनर अपना घर त्याग कर दूसरे के घर में बैठा है, क्योंकि ये कोई सिंपल बात नहीं होती कि आप अपना घर त्याग कर आप दूसरे के घर में जाके बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, नो डाउट। वहां से एस्पेक्ट 7 को कर रहे हैं, पर आप त्याग, एक तो त्याग रहे हैं, ऊपर से 100% हस्बैंड को दे रहे हैं, और आपको 25% मिल रहा है। तो दैट मीन्स इस केस के अंदर जो पार्टनर है उसको कोई ना कोई शिकवा शिकायत तो हमेशा रहेगी रहेगी। अब ये लियो असेंडेंट के अंदर भी आपको सेम देखिए, सन लगन का मालिक है तो हस्बैंड सन है, सैटर्न जो है वो पार्टनर है, तो वो 75% और ये 25%, तो ये रेशो इनकी लव की रहेगी। अब 10th एंड 4th ज्योमेट्री के अंदर आप देखिए कि अगर वो एक्वेरियस लगन बन जाता है तो इसमें सारा सिनेरियो बदल जाएगा। सैटर्न अब इस केस के अंदर 100% एस्पेक्ट दे रहा है अपने पार्टनर को, तो दैट मीन्स 100% लव, केयर, अटेंशन, अफेक्शन, और उसे मिल कितनी रही है? 75%. So you can say this is a very good geometry, no need to worry about that. एक तो वैसे भी शनि जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है, तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अब दिस इज 11th एंड द 3rd ज्योमेट्री, क्योंकि 7th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 11th हाउस, और यहां से 11th हाउस जो है वो नेटिव
11th एस्पेक्ट से अगर देखें तो दैट इज ए 0% एस्पेक्ट एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज 25% एस्पेक्ट। सेम कि 11th हाउस में प्लेस्ड है तो 25% वो दे रही है और यहां से 0% जा रहा है। तो नो डाउट इसमें भी इनकम के रास्ते खुलेंगे। नेटिव लव एंड केयर नहीं दे पाएगा, कम्बर्ट रीजन कुछ भी हो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो एस्पेक्ट ही 0% है। तो इस केस के अंदर पार्टनर दिल ही दिल में क्या कहती है, उन पर हमारी तिरछी नजर यानी कि 25% नजर, कि हमने 25% नजर से उनको देखा, तो उन पर हमारी तिरछी नजर हमारे दिल को मदहोश कर गई। 25% नजर ही दिल को मदहोश कर गई। हम तो बस उनके दीदार की, हमें तो उनके दीदार की सिर्फ हसरत ही रह गई कि हम तो ये सोचते रहे कि शायद कभी जिंदगी में पलट के देख ले मुझे, लेकिन नहीं, क्योंकि 0% है वो नहीं देख पाएगा और वो आपकी हसरत हसरत ही बन के रह जाएगी। और 25% इसी वजह से आप 25% दे पाएंगे। अब ये इस केस में देखिए कि अगर वीनस पार्टनर जो है वो 7th में प्लेस्ड है और मंगल जो है वो 3rd में है, तो दैट मीन्स 11th पोजीशन है, 11th एंड 3rd ज्योमेट्री है, 11th से एस्पेक्ट 0% जा रहा है और 3rd जो है वो 25% जा रहा है। तो इसमें सिर्फ प्लेसमेंट चेंज हुई है, सिचुएशन वही की वही रहेगी कि हसरत रहेगी कि एक बार पलट के देख तो ले। अब ये है जी हमारी नेक्स्ट 12 यानी 12th एंड 2nd ज्योमेट्री। देखने में आपको लगेगा कि दोनों आसपास हैं, एक ही हाउस का डिफरेंस है और ये दोनों बस अब मिलने वाले हैं, क्योंकि वीनस 12वां में उसने 1 में जाना है और वो बेचारा बैठा है कि बस एक कदम पीछे है, वो मेरे पास आने वाली है पार्टनर। क्लियर, ये दोनों में ये कंफ्यूजन रहेंगे, लेकिन हमारे प्राश्री ऋषि जी हिसाब के सिस्टम के हिसाब से 12 और 2 ज्योमेट्री का कोई भी आपस में लिंक नहीं होता, वो दोनों नहीं देखते। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 और 2 का एस्पेक्ट माना जाता है कि हर प्लेनेट जो आगे वाला है वो पीछे देखता है और जो पीछे वाला है वो आगे देखता है। लेकिन आप प्राश्री कर रहे हैं तो इसमें ये ज्योमेट्री जो है वो 0-0 की ज्योमेट्री है। लेकिन दिल ही दिल में एक तरह की, जब आप इतने नजदीक हैं तो लगता है कि शायद आएगा, तो क्यों ना तैयारी कर लें, आने वाला है। तो इस केस में अपनी अपनी जगह पे ये दोनों सोचते हैं और क्या कहते क्या है, इंतजार कर रहे हैं और वो कहते हैं आपस में क्या कहते हैं, जलाकर जलाकर दिल में तेरे इंतजार के दिए, जलाकर दिल में तेरे इंतजार के दिए, खड़ा हूं मैं तन्हा तन्हा, खड़ा हूं मैं तन्हा तन्हा, नहीं जानता आओगी हमारी जिंदगी में या तुम बिन कट जाएगी जिंदगी तन्हा तन्हा। अब दोनों एक दूसरे यही सोच के ये जिंदगी कट जाएगी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं होगा, रेमेडी नहीं होगी। अगर रेमेडी है तो सिर्फ और सिर्फ रेमेडी जो होगी वो ये है कि एक दूसरे को आवाज दो। अब ये चाहे वो यहाँ पे इस केस में हो, 3rd हाउस में हो, 4th में हो, तब भी ये 12-2 की ज्योमेट्री है। क्लियर। अब this is known as a 1-1 geometry. This is again a very good geometry among the couple. पहली चीज तो ये होती है कि इसमें हम लव मैरिज भी कहते हैं, चांसेस ऑफ वेरी हाई ऑफ द लव मैरिज, और प्लस 100% एस्पेक्ट भी कहते हैं। अब एक खास बात इसमें आपको देखने में मिलेगी कि एक इंसान जब भी ये दोनों लव मैरिज होंगे इकट्ठे कहीं नहीं किसी भी हाउस में होगी, तो वो अपना घर छोड़ के उस हाउस में गए हैं। जैसे इस केस में आप देखिए तो 7th का लॉर्ड अपना घर छोड़कर
लगन में प्लेस्ड है, तो अपने घर को त्यागा है तो उसके घर गया है, ठीक है। तो अगर ये 7th में फॉल करेगी तो लगन वाला छोड़ के 7th में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ज्योमेट्री के अंदर भी हम जो इसे एस्पेक्ट कहते हैं वो 100% कहते हैं, यानी कि इन दोनों को 100% एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या चीज देखने को और मिल रही है कि जो तो लगन अपने घर में बैठा है तो वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है, वो रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि उसका पार्टनर उठ के अपना घर त्याग करके उसके घर में आया है, तो उसे कोई डर नहीं है किसी भी चीज का, वो रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने, अब पार्टनर उठ के आ गया तो वो अपने प्यार का इजहार करने में उसे कोई शर्म नहीं है, सारी महफिल के अंदर भी वो दिल खोल के बात करेगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब 7th लॉर्ड पार्टनर उठ के लगन में गया है तो वो क्या कहता है, अब उनसे आंखें होंगी 4, 2 और 2 4 हो गए ना एस्पेक्ट, अब उनसे आंखें होंगी 4, बड़ी महफिल में करेंगे, क्योंकि अपने घर बैठा है अभी, कोई फिक्र नहीं है, भरी महफिल में करेंगे अपने इश्क का इजहार, जानता हूं कि वो ना कर पाएंगे इनकार, और दिल अपना जाएंगे हार, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट है कि लड़की उठ के मेरे घर में आई है, और जब मैं उसे कन्वे करूंगा, अपने प्यार का इजहार करूंगा, और वो अपना दिल भी हार जाएगी और मुझे ना भी नहीं, इनकार भी नहीं कर पाएगी। तो इस ज्योमेट्री को टू गुड ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि तेरे संग कटे ना, और तेरे बिन कटे ना, तेरे संग बने ना, ये जब तू साथ होता है तो बनती भी नहीं है, जब तू साथ नहीं होता तो तेरे बिन कटती भी नहीं है। तो कहते तेरे बिन कटे ना, तेरे संग बने ना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस भी रहती है। क्लियर? तो अब ये ज्योमेट्री अब देखिए 7th में हो गई। अब इस केस में केस रिवर्स है कि लगन उठ के 7th में गया है, 7th का जो लॉर्ड है ऑलरेडी वहां बैठा है, शर्माया हुआ, वीनस पार्टनर है, वो शर्माई हुई पहले बैठी हुई है, और वहां घबराई हुई बैठी हुई है, और पार्टनर उठ के उसके घर में गया है। तो उस केस में ये क्या कहती है, जब वो आए हमारी महफिल में, जब वो आए हमारी महफिल में, हम शर्म के मारे थे लालो लाल, सोच में थे कि कैसे करें इकरार, ना जाने कब आंखों ही आंखों में हो गया हमारे प्यार का इजहार, क्योंकि इस केस के अंदर भी नॉन वर्बल रेसिप्रोकल ज्योमेट्री कही गई है। आप एक ही हाउस में प्लेस्ड हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, सामने एक दोनों पार्टनर एक दूसरे की बात आंखों ही आंखों में समझ जाते हैं। तो इसलिए वो कह रही है कि आंखों ही आंखों में ना जाने कब हो गया हमारे प्यार का इजहार। सो दिस इज वेरी गुड ज्योमेट्री। और आगे देखिए कि इस ज्योमेट्री की खास बात जो है वो क्या है कि अगर ये ज्योमेट्री 5th हाउस में फॉल कर जाती है, 5th हाउस में फॉल कर जाती है, तो इस केस के अंदर जो नेटिव है वो अपने महबूब को, अपने पार्टनर को किसी भी देवता से कम और ईष्ट देवता से कम नहीं समझता, तो उससे बढ़कर उसकी इबादत करता है चारों पहर, और सारी जिंदगी वो इबादत करता रहेगा, चाहे उसकी मैरिज हो चाहे ना हो, वो डिपेंड करता, दूसरे और बड़े सारे फैक्टर हैं कि यहाँ भी मैरिज होगी कि नहीं होगी। और मैंने प्रैक्टिकली
अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनके ये कॉम्बिनेशन हैं, पर्टिकुलर जिन फीमेल के कॉम्बिनेशन है, अगर उनका ये लव छोटी उम्र में हो जाता है, पहली बात तो ये है। दूसरा, इसे सोलमेट का हाउस भी कहते हैं, ईष्ट देवता का हाउस भी कहते हैं, पैरामोर, लवर, तो पिछले पूर्व जन्म का भी कहते हैं, तो कोई लिंक होता है सोलमेट का। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है कि फीमेल केसेस के अंदर उन्होंने या तो कृष्ण से या विष्णु से अपना पति मान लिया है, और सारी उम्र की हमने मैरिज नहीं करनी अगर हमारी मैरिज यहाँ नहीं हुई, और ऐसे केसेस प्रैक्टिकल आपको भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ा ही प्योर लव, सोलमेट और ईश देवता का लव जो है, ये वो माना जाता है। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन 1-1 ज्योमेट्री इन फिफ्थ हाउस, इन फर्स्ट, सेवंथ, फिफ्थ एंड नाइन्थ। और फिफ्थ हाउस में अगर ये ज्योमेट्री फॉर्म हो जाती है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इस केस के अंदर नेटिव क्या कहता है, कि उसको इष्ट देव का डर नहीं है, क्योंकि उसने अपने महबूब को ही अपना इष्ट देव मान लिया हुआ है। तो अब उसकी इबादत में वो क्या कहता है, हम मगरूर थे, हम मगरूर थे बंदगी में अपने महबूब की, क्योंकि फिफ्थ हाउस है, ईस्ट है, इस देवता से कम समझता नहीं है। क्या मालूम, सामने खड़ा ईश देव पूछ रहा था, क्या कुछ नहीं हमारी मौजूदगी। सामने खड़ा इसलिए पूछ रहा है कि मैं भी खड़ा हूं, मेरी कोई मौजूदगी नहीं है। हमने कहा ए देव, हमने कहा ए देव, देख, मेरी नजरों से देख, गौर से देख, मेरी नजरों से देख, गौर से देख, तेरी ही हूबहू सूरत है मेरे महबूब की, तो कैसे ना करूं चारों पहर बंदगी अपने महबूब की। देख कर देव चौंका और बोला, आज से मैं भी इबादत करता हूं तेरे महबूब की। यानी कि फिफ्थ हाउस की ज्योमेट्री में नेटिव के महबूब के आगे उसका ईष्ट देव भी फीका पड़ जाता है। और कहते हैं ना, वो मोहब्बत ही क्या जिसके आगे खुदा ना झुक जाए, तो वो भी चुप जाता है, कहता है ठीक है, अगर तू मान रहा है तो मैं भी इबादत करता हूं तेरे महबूब की आज से। अब सेम अगर आप देखो तो नाइन्थ हाउस में भी ये सेम है, 100%, 100% ज्योमेट्री। अब नाइन्थ हाउस जो है वो गुरु का हाउस माना जाता है, आपके स्पिरिचुअलिज्म का, पूजा का, धर्म का, पाठ का, देव गुरु का, ये वो है। तो इस केस में क्या, पहले ईष्ट देव का हाउस था, अब ये नाइन्थ हाउस है, ये गुरु का हाउस है, देव गुरु का हाउस है, पूजा का हाउस है, स्पिरिचुअलिज्म का हाउस है। तो जो भी ये कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है किसी का भी इस नाइन्थ में फर्स्ट एंड 1-1 ज्योमेट्री के अंदर, तो इस केस के अंदर अब ये नेटिव अपने प्यार को किसी देव गुरु से कम नहीं समझेगा, उसे पूजा की तरह सारी जिंदगी उस प्यार को पूजेगा और बड़ी ही रिस्पेक्ट देगा और धर्म के साथ कोरिलेट करके चलेगा। स्पिरिचुअलिज्म का हाउस है इसलिए। तो इस केस में आपको नेटिव क्या कहता हुआ मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि आज किस्सा था देव गुरु की महफिल में, आज किस्सा था देव गुरु की महफिल में मेरे महबूब की तस्वीर, क्योंकि वो पाठ पूजा कर रहा है और गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि मैं देखता हूँ जब भी उसी की महबूब की पूजा में लगा रहता है, तो देखो है क्या ये, तो वो मेरे महबूब की तस्वीर का किस्सा था, तो उसके बारे में जिक्र कर रहा है। आज किस्सा था देव गुरु की महफिल में मेरे महबूब की तस्वीर, देखा तो पकड़ कर कोस रहा था अपनी तकदीर। कौन, देवगुरु कह रहा था, सर झुकाता हूं, सर झुकाता हूं उस महबूब को जिसके आगे फीकी लगती है मेरी तस्वीर।
इस हद तक इंसान अपने प्यार को पूछेगा। आप ये जो मैं बता रहा हूं 8 ज्योमेट्रीज और ये सब चीजें आप प्लीज अपने और अपने नोन के हॉरोस्कोप में चेक करिए और पूछिए, एंड उसके बाद मुझे बताइए कि क्या पोजीशन है। अब ये ज्योमेट्री फर्स्ट एंड सेवंथ एस्पेक्ट की है। अब ये 1 1 ज्योमेट्री जो है ये किसी भी लगन में हो सकती है, चाहे वो कैंसर में हो, तो इस केस में कैंसर में 100% है, जैसे शनि है तो वो भी 100% है। क्लियर। अब ये जो ज्योमेट्री कही जाएगी जी, ये 2 और 12 की ज्योमेट्री होगी। पहले हमने जो करी थी वो ज्योमेट्री 12 और 2 की थी, अब ये 2 और 12 की ज्योमेट्री है। यानी कि जो पार्टनर है एक कदम आगे है, वो सेकंड में, और जो खुद नेटिव है वो उससे 12वीं पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन भी बिल्कुल भी वर्स्ट पोजीशन है, इट इज नॉट गुड पोजीशन एट ऑल। अब इसमें क्या है कि जो पहले हमने किया था तो उसमें जो 12 2 की ज्योमेट्री थी तो पार्टनर 12वीं पोजीशन में था, वो लॉस में था। अब यहां पे आपको 2 12 की ज्योमेट्री में आपका पार्टनर जो है वो सेकंड हाउस में, आपके ग्रोथ के हाउस में, वेल्थ के हाउस में आकर बैठ गया। लेकिन नेटिव जो है वो पार्टनर से लॉस के 12th हाउस में बैठा है। तो इस केस में भी नेटिव को फाइनेंशियली गेन तो मिल रहा है, लेकिन इवन देन यहां पे ये 0 0 की ज्योमेट्री रहेगी, तो इस ज्योमेट्री को ठीक नहीं माना जाता। अब इसमें एक ही रेमेडी काम करेगी, सिर्फ जो है वो आपको ईगो को त्याग कर एक दूसरे को आवाज देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी ईगो में रहे, किसी को आवाज नहीं दी, तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे, एक दूसरे को, क्योंकि 0 0% एस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में दोनों क्या कहते हैं, इस केस में क्या कहते हैं, ना उसने पुकारा, ना उसने पुकारा, ना हमने आवाज दी, क्योंकि 2 12 की ज्योमेट्री 0 0 है। ना उसने कोई गिला किया, ना उसने कोई गिला किया, ना हमने कोई शिकायत की। भाई उनसे पूछो भी शिकायत क्यों नहीं की, गिला क्यों नहीं किया, तो जवाब क्या मिलेगा कि हम दोनों के बीच में ईगो आ गई थी, क्यों आवाज दी। सो इस केस में अंदर आपको ईगो को छोड़कर एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है, तो जाकर ये रिलेशन में बेटरमेंट हो सकती है, वरना सॉरी, दोनों को रंजिशें रहेंगी रहेंगी। अब ये चाहे इस केस में एरीज में 2 और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड हाउस में हो, तब भी ये वही माना जाएगा 0 0। अब दिस इज नोन एज ए थर्ड एंड 11th ज्योमेट्री। पहले हमने 11th एंड थर्ड करी थी, अब ये थर्ड है, क्योंकि पार्टनर थर्ड पोजीशन पे है। तो थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड का एस्पेक्ट कितना है, अब तक तो आई थिंक पता लग गया होगा कि 25%, और 11th का 0%। तो इस केस में अब नेटिव की तिरछी नजर जा रही है, पहले पार्टनर की तिरछी नजर जा रही थी, तो अब नेटिव की तिरछी नजर इस पे जा रही है, सिर्फ 25% जा रही है, बाकी 75% वो अपनी तरफ ध्यान दे रहा है, और जो पार्टनर है उसकी 0% जा रही है। तो दिस इज नॉट ए गुड ज्योमेट्री। एटलीस्ट जिसे 25% मिल रहा है उसके लिए तो ठीक है, पर जिसे 0% मिल रहा है उसके लिए तो ठीक नहीं है ना। तो इस केस में पार्टनर क्या कहती है कि आपकी हल्की सी तिरछी नजर, आपकी हल्की सी तिरछी नजर दिल को छू गई। और दूसरी तरफ नेटिव क्या कह रहा है बेचारा, हम तो बस
हमें तो बस आपके दीदार की हसरत ही रहेगी, क्योंकि 0% आ रही है। तो बेचारा तो उम्मीद में बैठा है कि शायद आज मुड़ के देख ले, लेकिन नहीं। तो इस केस में अंदर हम इसे ठीक ज्योमेट्री नहीं कहते। हाँ जी, तो नेक्स्ट है जी, अब ये ज्योमेट्री कैप्रिकॉन लगन में अगर फॉल कर जाए तो यहां पे सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। इस केस में आप देखिए कि शनि जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो 100% आ रहा है। थर्ड एस्पेक्ट शनि का 100% होता है। दैट मीन्स जो पार्टनर है वो उसे 100% उसे देख रहा है। क्लियर? तो दूसरे केस में पार्टनर का जो एस्पेक्ट जा रहा है वो 11th एस्पेक्ट है, वो 0% जा रहा है। यहां पे 0% जा रहा है। तो इस केस में आप सब जानते हैं जो शनि जी महाराज हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, और कैप्रिकॉन जो है वो वैसे ही बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो हर काम को अपने लाइफ के अंदर ड्यूटी को, ड्यूटीफुल प्लेनेट इसे कहा जाता है, डिसिप्लिन प्लेनेट इसे कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट इसे कहा जाता है। तो नेटिव अपनी जिंदगी के अंदर जिससे भी जो रिलेशन रखता है और उस केस में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझता है और ये उनकी भी मजबूरियों को समझता है। तो इस केस में 100% रिस्पेक्ट देते हुए, लव एंड केयर अफेक्शन देते हुए, और वो क्या कह रहा है, तू बेखबर होगी। ये 100% दे रहा है तो इसे तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो 0% दे रही है ना, वो तो देख ही नहीं पा रही। तू बेखबर होगी, मैं तुझ पर हर पल नजर रखता हूं। 100% मीन्स हर पल नजर रखता हूं। अब क्यों नजर रख रहा है 100% में? एक तो वो थर्ड एस्पेक्ट है, 100% है, और दूसरा वो क्या कह रहा है, कहीं ये जालिम जमाना, कहीं ये जालिम जमाना चुरा न ले तुझे मुझसे, इसी डर से तेरी हर खबर रखता हूं। इसी डर से तेरी हर खबर रखता हूं। तो दैट मीन्स नेटिव जो है वो अपने पार्टनर की मजबूरियों को समझता है। उसे पता है कि हाँ भी ये दुनिया की बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो उसको समझते हुए आप ये भी कह सकता है कि जिस पर हमारी आंखों ने, जिस पर हमारी आंखों ने मोती बिछाए रात भर, ये 100% देख रहा है। जिस पर हमारी आंखों ने मोती बिछाए रात भर, जमाने की बंदिशों में फंसी, वो हमें ना देख सकी पल भर। तो इस तरीके से अब ये जो मैंने दो चीजें बताई हैं, ये तब है जब शनि की पोजीशन आपको D9 के अंदर भी ठीक मिलेगी, यानी कि वो एग्जाल्टेशन पोजीशन पे है, अपने ओन पोजीशन पे है, यानी कि डेबिलिटेशन पोजीशन पे नहीं है। तो इस नेटिव का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। अगर वो डेबिलिटेशन पोजीशन पे है या वीक पोजीशन पे है तो नेटिव का जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो जब नेगेटिव थॉट है और 100% वो देख रहा है, उसे मिल रहा है 0%, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शिकवे शिकायतें तो होती हैं, क्योंकि थॉट भी तो आपका पॉजिटिव नहीं है। तो उस वक्त इंसान ये क्या सोचता है, हमने तो कर दी, हमने तो कर दी अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम, हमने तो कर दी अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम, उस जालिम ने एक बार भी पलटकर पूछा नहीं हमारा नाम। अब वो जालिम बन गई, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया। पहले वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस था, तो जमाने की मजबूरियां समझ आ रही थी। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अब सेम चीज जो है वो आपको एक्वेरियस लगन में मिलेगी।
क्योंकि इक्वेरियस को अगेन जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, थर्ड का जो सैटर्न का एस्पेक्ट है दैट इज 100% एंड 11th एस्पेक्ट ऑफ एवरी प्लैनेट इज 0%। तो इस केस में जो सूर्य का एस्पेक्ट है वो आपको 0% मिलेगा एंड दिस इज नोन थर्ड एंड 11th ज्योमेट्री। तो यहाँ भी सैटर्न जी महाराज रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन, ड्यूटीफुल, मैच्योर, वो 100% उसे दे रहे हैं और उसे मिल क्या रहा है 0%। तो अब इस केस में हस्बैंड जी महाराज क्या कहते हैं, बड़े ही रिस्पॉन्सिबल थॉट प्रोसेस है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सोच है। वो कहते हैं एक तरफा ही सही, थर्ड 100% दे रहा हूं ना, मिल 0% रहा है, एक तरफा ही सही, एक तरफा ही सही प्यार तो है, हर पल तेरा ख्याल तो है। तो मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे 0% मिले, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली है कि हर पल तेरा ख्याल मेरे दिल में है बस। सो दिस इज अ वेरी गुड ज्योमेट्री। बीइंग ए एक्वेरियस उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, इवन देन प्लीज चेक इट अप। अब दिस इज नोन एज ए फोर्थ एंड द 10th ज्योमेट्री, क्योंकि पार्टनर जो है वो पार्टनर से नेटिव से 4th पोजीशन पे है और वहां से जो नेटिव है पार्टनर से 10th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे मंगल का जो एस्पेक्ट है 4th है वो आपको 100% मिलेगा और जो ज्योमेट्री आपको मिल रही है रिटर्न आपको क्या मिल रहा है ज्योमेट्री के हिसाब से, वो आपको 25% मिल रहा है और नेटिव अपने के साथ साथ पार्टनर को भी 100% एस्पेक्ट दे रहा है। क्लियर? तो इस केस में वो क्या कहता है, तमन्ना थी, तमन्ना थी कि वो हमें आंख भर देखते हैं, यानी कि 100% देखते हैं, लेकिन क्या करें वो 25% देख रहे हैं। तमन्ना थी कि वो हमें आंख भर देखते, यानी कि 100% देख रहे हैं। हम तो ख्वाहिशों में ही सिमट के रह गए कि 25% में ही सिमट के रह गए बस, और कुछ नहीं। ये जो ये मैं बता रहा हूं ना ये उपाय है बेसिकली, अब इनको उपायों की तरह यूज करना है आपको कि इस तरीके से हमें तसल्ली देनी है। अब ये अगर कैप्रिकॉर्न के केस में है तो इस केस के अंदर सैटर्न जो है वो लॉर्ड बनेगा फर्स्ट हाउस का और जो मून है वो लॉर्ड बनेगा 7th का। अब सैटर्न का जो 4th एस्पेक्ट है वो 75% है और जो उसका एस्पेक्ट है 10th एस्पेक्ट है वीनस और मून का पार्टनर का, वो 10th है, दैट इज ए 25% एस्पेक्ट है। तो दैट मीन्स गिविंग इज 75% एंड रिसीविंग इज 25%। तो एक के लिए अच्छी, एक के लिए बुरी। जिसे कम मिल रहा है तो डेफिनेटली वही इंसान नाराज होगा ना कि मुझे कम मिल रहा है, मैं दे ज्यादा रहा हूं। पर इस केस में कैप्रिकॉर्न है तो थोड़ी सी बचाव हो सकता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है। तो इस केस में वो क्या कहता है, थोड़ा ही सही, थोड़ा सा सही, थोड़ा सा सही प्यार तो है, यानी कि 25% तो है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा सही प्यार तो है। कम है उसे, यानी कि 25% 75% से तो बहुत कम है ना, कम है उसे मुझे बेशुमार तो है, यानी कि मैं 75 करता हूं तो बेशुमार करता हूं, कोई गम नहीं है, थोड़ा ही करती है लेकिन प्यार तो है। इसे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहते हैं। नाउ दिस इज नोन एज ए 5th एंड 9th ज्योमेट्री। यहां पे पार्टनर जो है वो 5th पोजीशन पे है 50%, यहां पे अगेन 9th एस्पेक्ट इज ए 50%। दोनों अपनी अपनी जगह पे सेटिस्फाई हैं, कोई शिकवा शिकायत की 50 दे रहा हूं 50 मुझे मिल रहा है, नो इशू एट ऑल। अब अगर यही सेक्टेरियस में या पाइसिस में हो जाता है तो जुपिटर लॉर्ड बनेगा, तो यहाँ पे 100% पार्टनर देगा, उसे मिलेगा 50%। तो थोड़ी सी रंजिशें रह सकती हैं लेकिन जुपिटर अगेन इज ए वेरी मैच्योर प्लैनेट, तो इस केस में कोई रंजिश नहीं रहेगी।
This is good geometry, and this is our last geometry, which is known as the 8th and the 6th geometry. क्योंकि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो पार्टनर से 8वीं पोजीशन पे और ये 6th पोजीशन पे, यहाँ पे 0% दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको 100% देंगे, 75% 8th एस्पेक्ट वीनस है वहां से जा रहा है। तो इस केस के अंदर क्योंकि मंगल है, इसका जो इम्पैक्ट जो है वो 8वां 100% होता है, जो 6 तो हर किसी का वो 0% एस्पेक्ट होगा। तो पार्टनर जो है वो 75% दे रहा है इस केस के अंदर। तो अगर ये रिवर्स केस हो जाता है, अगर ये वीनस लगन में प्लेस्ड है और मार्स जो है 7th लॉर्ड 6 में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे मंगल का जो इम्पैक्ट होगा वो 100% जाएगा और पार्टनर का जो आ रहा है वो 0% आ रहा है। क्लियर? तो इस केस के अंदर भी पार्टनर को शिकायत है, पार्टनर को शिकायत है कि 0% जो है वो नेगेटिव, क्योंकि छठा एस्पेक्ट है, ये 0% आ रहा है। तो ये इसे तो 75 मिल रहा है ना इसे, तो उसको शिकायत क्यों होगी भाई? 0% है। तो दिस इज नॉट ए गुड ज्योमेट्री फॉर द पार्टनर। तो अब इस केस में पार्टनर क्या कह रही है, क्योंकि 100% देने के बावजूद भी उसे 0 मिल रहा है। अब वो क्या कहती है? मैं अधूरी हूं, मैं अधूरी हूं तेरी एक निगाह के बिना, मैं अधूरी हूं तेरी एक निगाह के बिना, क्योंकि ये 0% है और ये 100% है। जैसे अधूरी होती है रात चांद के बिना। अब इसी तरीके से सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि उपाय इनका कोई भी नहीं है। क्लियर? सो ये हमारी है लव ज्योमेट्री। तो अपने अपने हॉरोस्कोप में चेक करिए और अप्लाई करिए। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। बहुत अच्छा जी, Don't थैंक यू वेरी forget मच to सर। give your sincere comments. So thank Okay. you very much. थैंक यू, God bless you. थैंक यू God सर, bless थैंक you यू। जी.